Hello students, now we are going to discuss 24th January shift 1 question paper. आपने ऑलरेडी उसका एनालिसिस देखा, सेक्शन वाइज ब्रेकअप भी देखा, मोर और लेस सेम ही है एज द प्रीवियस शिफ्ट्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस PYQs बेस्ट इज आल्सो द सेम. इसमें सिर्फ एक चीज़ जो मुझे डिफरेंट लगा जो प्रीवियस शिफ्ट्स में नहीं था, इसमें आई कुड सी देयर 3 क्वेश्चंस which are kind of little new for the students. वो I will tell you in the process of discussion. ठीक है, let's just go ahead with it. First question, it is on differential equation, direct, and most of the questions that we get on this particular chapter, they are all based on linear differential equation. यहाँ पे भी बिल्कुल वही है और question हमें hint दे देता है कि linear in y है या linear in x है, फंक्शन y है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है. तो अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड कर जाएं. dy बाई dx अगर हम कंसिडर करते हैं तो दैट इज dy बाई dx. आई एम डिवाइडिंग बाई dx. ठीक है, सो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के साथ है एंड xy. इस टर्म को हम दूसरी तरफ शिफ्ट ही कर देते हैं एंड देन हमें dy बाई dx अकेला चाहिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से हम डिवाइड कर दें. dy बाई dx प्लस वाई एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 5x स्क्वेयर, ये अपॉन दिस कर रहे हैं ना, तो डिनोमिनेटर में स्क्वेयर रूट. इमीडिएटली इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, राइट, इट इज e पावर. इसे अगर हम t कंसिडर करते तो ये हाफ dt है ना. तो लॉग वैसे तो मॉड की ज़रूरत नहीं होती नॉर्मली, लेकिन अगर हमारे पास इंटरवल स्पेसिफिक डिस्कशन होता है तो अकॉर्डिंगली वी डू, राइट. यहाँ पे वैसे भी मॉड लिखे ना लिखे एक ही बात है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है ना, दैट इज एनीवे इज पॉजिटिव, सो स्ट्रेट अवे. ठीक, दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नाउ y इंटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसे हम सिंप्लीफाई भी तो कर सकते हैं, इसे अंदर शिफ्ट कर देते हैं, स्क्वेयर रूट बन गया एंड e पावर लॉग, सो इट इज ठीक. So it is y into the integrating factor is equal to integrating factor into q of x dx. ये हो जाएगा कैंसिल, इसका इंटीग्रल 5/3 x क्यूब प्लस c. सारा काम हो चुका है. c को फाइंड करने के लिए इंफॉर्मेशन यूज कर लेते हैं. x इज 0 देन y इज 0, x एंड y बोथ आर 0, ये आ गया 0, ये 0, c इज 0. ये है फंक्शन. हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है y ऑफ रूट 3, मतलब x की जगह पे रूट 3 हमें पुट करना है. सो दिस इज 2 5/3, x इज रूट 3, सो 3 रूट 3, 3 वा कैंसिल, y इज 5 रूट 3/2. चेक कर लें, 5 रूट 3/2 एज इट इज. ठीक है, नेक्स्ट. It says the area of the region formed by this is equal to what? And simple ही लग रहा है. आप देखें जो ये है, this is y is equal to mod x की ग्राफ को 2 यूनिट लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है, करेक्ट. सो इट इज -2, 0 पे, और इसने y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट किया, x की जगह पे 0 रखते हुए ये आ गया. एंड इसके रेस्पेक्ट में y इज लेसर देन दिस, तो नीचे की ओर रहना है. अब इस पैराबोला पे आ जाते हैं. सो y इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, राइट, -2 है. ये परफेक्ट स्क्वायर इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे भी हमें x प्लस 2 का फॉर्मेशन दिख रहा है, तो इजीली विल बी एबल टू कोरिलेट. ठीक है, तो इस पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पे है बेटा, -2, -2 पे हियर. एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस अगर हम जानना चाहें तो हमें y को 0 करना होगा. तो वो जो भी वैल्यूज आ रहे हैं वो इरेशनल वैल्यूज आ रहे हैं, फॉरगेट इट. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस देख लेते हैं, तो x को 0 किया, तो इसी पॉइंट से ये पैराबोला पास कर रहा है और ये इसकी एक्सिस है, तो एक्सिस के अबाउट तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल होना ही है. डन. हियर नाउ इट सेज इस पैराबोला के रेस्पेक्ट में y इज हायर, मतलब ऊपर की ओर रहना है. तो एरिया ऑफ दिस रीजन, इसके नीचे इसके अबव, मतलब दिस पोर्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक, अब ये दोनों कर्व x इक्वल टू -2 के अबाउट सिमेट्रिकल है. तो एक काम करेंगे, एक तरफ का एरिया लेंगे एंड उसको ट्वाइस करते हुए कंप्लीट एरिया हमें मिल जाएगा. सो विल प्रीफर टू कैलकुलेट दिस. ठीक है, लिमिट तो हमारे पास है ही, बस इंटीग्रेशन लिखते हैं स्ट्रेट अवे और उसको 2 टाइम्स करेंगे. तो 2 टाइम्स ऑफ
द इंटीग्रल अपर y क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है ना ये, और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू, हमें ये वाली चाहिए. सो एक्स प्लस टू माइनस हियर y, दिस इज एक्स स्क्वायर. डन. इंटीग्रेशन लिमिट्स फॉर x, यहाँ x है माइनस टू और यहाँ x है 0. फाइन. सो इट इज 2 टाइम्स ऑफ x यहाँ है माइनस 3x, इंटीग्रेट हुआ. ठीक, लिमिट हम इसी पे ही अप्लाई करेंगे. सो इट इज माइनस 2 0. इनफैक्ट आप 2 को भी बाहर निकाल दें. ठीक, अब ये तो हो गया कैंसिल, एंड इसका इंटीग्रल है माइनस एक्स क्यूब बाई 3. इस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे. दैट्स इट. ठीक, अब कंप्लीट करते हैं. दिस इज 2 टाइम्स ऑफ माइनस 3 बाई 2. अपर लिमिट के लिए 0 है और लोअर लिमिट के लिए ये है 4. ठीक है, सो माइनस 4, सो ये बन जाएगा प्लस. यहाँ है माइनस 1 बाई 3. अपर लिमिट के कॉरेस्पॉन्डिंग 0, लोअर लिमिट के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा माइनस 8. तो माइनस ऑफ माइनस 8 दैट इज प्लस 8 विथ अ माइनस साइन. ठीक है, एकदम केयरफुली साइंस का बिल्कुल ध्यान रखते हुए. अब हमें ये कैलकुलेट करना है 6 माइनस 8 बाई 3. सो इट इज 18 माइनस 8 बाई 3 विच इज 10 बाई 3. 2 टाइम्स हमने किया तो 20 बाई 3. चेक कर लें. ठीक है, नेक्स्ट. It says, let Sn be this up to n terms if sum of the first 6 terms of an AP with first term minus p common difference p is this, okay, as we are going to get from here, then absolute difference between 20th and 15th terms of the AP is what? Okay, so we will solve for S and then put it here. Then from here, using this first 6 terms of an AP sum, we'll be able to solve for P, and from there the difference. Okay, so first of all we need to work on this. Now, when it is reciprocal best, either it has to be a GP or is to be done by telescopic format. There is nothing else, right? Is it a GP? It is not a GP. So immediately try to factorize the denominator, see what is the pattern that the denominator are following. So if you look at, this is 6, 12, 20. So 2 has only 2 factors like this, and if I break it in terms of 2, then 2, 3, and likewise now we are clear the pattern that it follows. Correct. So the terms are, and we know how to write down the answer straight away for this pattern. है ना? Last term will be n into n plus 1. So sum of n terms, this is 1 by 1 minus 1 by 2 plus 1 by 2 minus 1 by 3 and so on. 1 by n minus 1 by n plus 1, and terms they get cancelled like this, and we're left with 1 minus this, which is n by n plus 1, right? This is Sn. Now we require S2025. So S2025 is 2025 2026, and 2026 times of it. So if we multiply, this gets cancelled. We are left with square root of 2025. So we need to calculate this first of all. ठीक है ना? तो देखते हैं इसका वैल्यू क्या है. जिसे पता है वो डायरेक्टली लिख सकता है, अदरवाइज आपको स्क्वायर रूट लेना तो आता ही है, और आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इसे कर सकते हैं. कंप्लीटली योर चॉइस. ठीक है. 425. सो दिस इज 8 5 5 and this comes out to be 425. ठीक, तो इसका स्क्वायर रूट है 45. सो दिस वैल्यू इज. अब आगे बढ़ जाते हैं, p को सॉल्व करते हैं. If sum of first 6 terms of an AP, n by 2, whose first term is minus p, so 2a, plus n minus 1, which is 5, into d, which is p, it is 45. ये हुआ cancel, 3 हुआ cancel, this is 15. बचा 3p is 15, so value of p is 5. ठीक है, हमें p का वैल्यू मिल गया. इसका मतलब ये जो AP है उसका फर्स्ट टर्म का हमें पता चल गया -5, and common difference का पता चल गया, it is 5. Now further the question says the absolute difference between the 20th and the 15th term of this AP is what. तो बच्चा वैसे भी हमें डायरेक्टली पता है 15 से 20th टर्म तक जब हम जाते हैं तो हम 5d आगे जाते हैं. ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. अगर किसी को वो चीज़ नहीं पता तो आप 20th टर्म लिख लें, और ये है 15th टर्म.
अगर आप डिफरेंस देखें इट इज़ 5d, ठीक है, d का वैल्यू हमारे पास है ही, आंसर इज फाइन। नेक्स्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के ऊपर बेस्ट है एंड इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस वाला केस है, और यहाँ पे हम x को एलिमिनेट करके प्रोसीड करना चाहेंगे। दिस इज 1 2 3। अब बचा ये 2x 5x, वैसे तो हम इन दोनों के हेल्प से कर सकते हैं, फिर इन दोनों के हेल्प से कर सकते हैं, बट लेट्स ट्राई यूजिंग दिस 2, ठीक है। तो इसको 5 टाइम्स इसको 2 टाइम्स करके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। डायरेक्टली कर सकते हैं, या तो अगर आपको लिख के करना है तो आप लिख के करें। 5 टाइम्स हमने किया, 5z इज 20, और इसे हम कर रहे 2 टाइम्स, दिस इज 2 लैम्डा बाई 6z इज 24। दोनों को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, दिस माइनस दिस कर लेते हैं, ठीक है। सो 2 लैम्डा प्लस 5y प्लस z इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन जनरेट हो गया। अब हमें सेकेंड इक्वेशन फ्रेम करना है, तो लेट्स यूज दिस 2, ठीक। इसको हम कर रहे हैं 50 टाइम्स एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम इसे 50 टाइम्स करते हैं तो 100x 50y 50z इज इक्वल टू 200 एंड सब्ट्रैक्ट, सो दिस माइनस दिस कर लेते हैं, दिस गेट्स कैंसल्ड, 3y प्लस म्यू माइनस 50z इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब इन दोनों को ध्यान दो, और हमें चाहिए इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। सो a1 बाई a2 विच इज 2 lambda plus 5 by 3, that should be equal to b1 by b2 and that should be equal to, correct, ये हुआ कैंसिल 1 by 3। lambda एंड म्यू दोनों के वैल्यूज अब हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को इक्वेट करते हैं। 3 3 हुआ कैंसिल, 2 lambda plus 5 is 1, 2 lambda is minus 4, lambda is, ठीक। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं, सो वी हैव म्यू माइनस 50 is 3, so this is 53। It says mu minus 2 lambda, so 53 plus 4, it is 57, ठीक है। नेक्स्ट it says let in triangle ABC the length of side AC be 6, the vertex B is being given, the vertices A and C they lie on this line, then area of the triangle। देखो सिचुएशन कितना सिंपल है, A एंड C दोनों इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, और ये लेंथ 6 है और B पॉइंट 1, 2, 3 है। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल चाहिए, तो बच्चा हाफ बेस इनटू हाइट कर लेंगे, बेस हमारे पास है, बस हाइट ही तो फाइंड करना है। और डिस्टेंस पे पॉइंट फ्रॉम ए लाइन तो हमें निकालना आता ही है, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। अगर ये पॉइंट P है और यहाँ लाइन पे एक पॉइंट A है एंड लाइन का डायरेक्शन वेक्टर B वेक्टर है, देन दिस कम्स आउट टू बी P माइनस A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B, यही होता है। तो इसका यूज लेते हैं। हमारे लिए P क्या है, 1, 2, 3, A क्या है 6, 7, 7, right, and B vector for us is here 3, 2, -2, मैंने सिर्फ कंपोनेंट से लिखा है, ठीक है, 3 है ये, और हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो लिख लेते हैं 9 + 4 + 4, so 8 + 9 which is √17, ठीक। अब सबसे पहले हम एक क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। सो P माइनस A फॉर अस इज, और वैसे भी मैग्नीट्यूड लेने वाले हैं तो A माइनस P करें या P माइनस A करें, कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। और हम पॉजिटिव कंपोनेंट प्रेफर ही करेंगे, तो ले लेते हैं 5 एंड दिस इज 5, दिस इज 4, क्रॉस प्रोडक्ट विथ B इस मैग्नीट्यूड अपॉन √17 will give us the height, बेस हमारे पास है, तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली हाफ बेस इनटू द हाइट। हाइट हमें यहाँ से मिलेगा, ठीक है। इसे कंप्लीट करते हैं। सो I J K 5 5 4 एंड 3 2 -2, तो ये है -10 -8 -18, then -J -10 -12 -22 plus K 10 -15 -5, so this vector is -18 I cap 22 J cap -5 K cap। हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, so 18 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक। तो 18 का स्क्वायर है 324
एंड 22 का स्क्वायर है 11 को स्क्वायर करके 4 टाइम्स कर देते हैं, तो 121 का 4 टाइम्स करेंगे तो 484, करेक्ट। इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, सो इट इज़ 0 and 8, 808 and then 25 further, ठीक है। सो व्हाट वी गेट इज 338, परफेक्ट। तो हमारे पास न्यूमरेटर में है 833 का स्क्वायर रूट एंड नीचे है √17। अब जिस तरह के हमारे पास ऑप्शन है वो सारे रैशनल वैल्यूज है, तो ये तो हमें क्लियर हो जाता है कि ये डिवाइड हो रहा होगा डेफिनेटली, और ये कहीं ना कहीं एक परफेक्ट स्क्वायर उसके बाद क्रिएट हो रहा होगा, अदरवाइज इस तरह का आंसर तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो इमीडिएटली हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। बचा 833/17 अगर हम करते हैं। अगर आप उस तरह से डिवाइड करने में ट्रेडिशनल प्रोसेस से कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ा सा इस तरह से आप मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे 17 × 2 34, 34 × 2 करेंगे 68, 68 में अगर हम 17 ऐड कर देते हैं दैट इज कमिंग आउट टू बी 85, राइट। तो ये 85 से कम है, तो ये तो क्लियर हो गया कि दिस इज गोइंग टू गिव अस 4 as the quotient and 15 that we are left with. Then we have 153, 153, 7 किससे मल्टीप्लाई होके यूनिट प्लेस पे 3 दे सकता है 9, राइट। तो ये आ गया 49 डिवाइड होके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 दैट इज 7। अब इसे कर लो सिंप्लीफाई, आंसर इज, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इस तरह के क्वेश्चन देखते ही ना इमीडिएटली लोग सब्स्टिट्यूशन पे चले जाते हैं, लेकिन अगर हम देखें आई और ऑप्शंस भी आई में ही है, तो कोई जल्दबाजी ना करे, हो सकता है हमें कुछ करना ही ना पड़े इस क्वेश्चन में। तो जो गिवन है ना उसे बस लिख के देखो, 9 14, तो m n है तो x का पावर 1 कम, 1 माइनस x का पावर इससे 1 कम। तो इफ आई वांट टू राइट दिस आई ओनली हैव टू राइट x पावर 8, 1 माइनस x पावर 13, एंड दोनों में जो लिमिट है वो सेम है, तो हम कंबाइन कर देते हैं क्योंकि हमें एक आई में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो x पावर 9, 1 माइनस x पावर 12, फाइन। तो इसी को ही सिंप्लीफाई करके देखते हैं, हो सकता है डायरेक्टली आई में कन्वर्ट ही हो जाए, ठीक है। तो x पावर 8 आया कॉमन, 1 माइनस x होल पावर 12 आया कॉमन, वी आर लेफ्ट विथ 1 माइनस x एंड x, ये हुआ कैंसिल। इजंट इट डायरेक्ट बेटा, कुछ करना पड़ा। अब देखो रिलेट करो, व्हाट इज इट, इससे एक बड़ा m होगा, इससे एक बड़ा n होगा, तो 9 and 13, ठीक। नेक्स्ट, इट सेज a b, ये नोन वेक्टर है, c इज एन अननोन वेक्टर, सच दैट c इज कोप्लेनर विथ a and b. If the vector c is perpendicular to b, a dot c is 5, then magnitude of c is what? c. There are two ways you can proceed. पूरी तरह से आपका चॉइस है। c कोप्लेनर विथ a and b, तो यू कैन बिगिन विथ लेट c बी k1 टाइम्स ऑफ a प्लस k2 टाइम्स ऑफ b, k1 एंड k2 को सॉल्व कर लें बाय यूजिंग दिस कंडीशंस व्हिच हैव बीन गिवन इन द क्वेश्चन। सेकेंड चॉइस जो आप बहुत कंफर्टेबली कर सकते हैं, एंड इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड इट मोर इजी टू हैंडल, दैट c वेक्टर यू कैन कंसिडर इट टू बी c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप, कंपोनेंट्स हमने ले लिया, ठीक है। अब ये वेक्टर इन दो के साथ कोप्लेनर है, तो सबसे पहले 1 2 3 जो हम कंपोनेंट्स लेके डिटर्मिनेंट क्रिएट करते हैं दैट हैज टू बी 0। इसकी हेल्प से हम एक्सपांड कर देते हैं, तो c1 -2 -3, सो -5 टाइम्स ऑफ c1। नाउ माइनस c2, दिस इज -1 -9 दैट इज -10, तो इसे कर देते हैं +10, एंड देन c3 इट इज 1 -6 विच इज -5 c3, -5 से पूरे को कर देते हैं डिवाइड, सो c1, ठीक। हमें मिल गया 3 अननोन में पहला इक्वेशन, एंड बहुत सिंपल फॉर्मेट में है। नाउ इसे c इज परपेंडिकुलर टू b, तो b का डॉट प्रोडक्ट विद दिस शुड बी 0, सो वी गेट 3c1 प्लस c2 माइनस c3 इज इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन हमें मिल गया। देन थर्ड, इट सेज a डॉट c इज 5, तो c का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, दैट शुड बी 5, सो वी हैव c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 इज इक्वल टू 5। 3 अननोन, 3 लीनियर इक्वेशन, कितना इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे हम c1 को एलिमिनेट कर सकते हैं, c2 को कर सकते हैं, c3 को कर सकते हैं, सारा बहुत इजीली हो जाएगा। c3 पे आ जाते हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं देन वी गेट 4c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स c2 इज 4c1 फर्स्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और इक्वेशन हम क्रिएट करेंगे, तो इसको 3 टाइम्स करके इसमें ऐड कर देते हैं, c3 कैंसिल हो जाएगा। 3 टाइम्स करके ऐड कर रहे हैं तो 10c1, 3 टाइम्स किया ऐड किया 5c2,
सो दैट कम्स आउट टू 5, 2c1 प्लस c2, 5 को हम कर रहे हैं कैंसिल, एंड c2 इज 4c1, c2 की जगह पे 4c1 हमने पुट कर दिया, तो c1 इज 1/6 एंड c2 इज 4/6, ठीक है। अब c3 को हम सॉल्व कर लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं, c3 इज 3c1 प्लस c2 एंड c2 इज 4c1, राइट। तो हम यहाँ पे 4c1 पुट कर देते हैं, सो इट इज 7c1, तो ये आ गया 7/6। हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए c का, सो इट इज 1/36, 16/36 एंड देन 49/36। इसका स्क्वायर रूट हमें लेना है, दिस इज 50, 60, 66 अपॉन 6। इसे हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि ये 36 है, 6 को हम कर देते हैं कैंसिल, सो आई लेफ्ट विथ दिस, ठीक है। नेक्स्ट, it says let circle C be the image of this circle about this line. Okay, अगर हम किसी सर्कल का इमेज लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन, तो रेडियस तो सेम रहेगा, बस सेंटर का ही हमें इमेज लेना है, तो हमें इक्वेशन ऑफ C मिल जाएगा। एंड देन आगे इट सेज A be the point on C such that OA is parallel to x axis and A lies on the right hand side of the center of O. Okay, तो सबसे पहले तो हमें C का इक्वेशन चाहिए और इसका सेंटर है 1, -2 पे, और इसका रेडियस भी देख लेते हैं, दिस इज 1 + 4 + 4 का स्क्वायर रूट एंड दैट इज 3, रेडियस इज 3। अब इसका इमेज लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, सो h -1/2 k + 2/-3 इज इक्वल टू -2। इसका इमेज ले रहे हैं तो इसको यहाँ पे पुट करना है 2 + 6 + 5/a² + b² एंड दैट इज 13, ठीक। ये भी 13 ही है, तो ये तो हो गया 1, तो -2, h -1/2 इज -2, h -1 इज -4, h इज -3, k + 2 इज 6, k इज 4, डन। तो सर्कल अगर हम देखें थोड़ा सा ग्राफ इसका बनाते हुए, तो -3, 4, -3, 4 कहीं यहाँ है, एंड रेडियस इज 3 यूनिट्स, ओके। तो ये y एक्सिस को इस तरह से टच करता हुआ होगा, डन। और ये पॉइंट भी हम बता सकते हैं, दैट इज, देन आगे बढ़ें, A be a point on C such that OA is parallel to x axis and A lies on the right hand side of the center O. Okay, इसका नाम O दिया गया है और इसका राइट में और हॉरिजेंटली लोकेटेड पॉइंट होना चाहिए, तो क्लियर हो जाता है कि दिस इज द पॉइंट A दैट द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। ये हो गया A पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, इफ B which is alpha, beta where beta is less than 4, y coordinate is less than 4 मतलब इसके नीचे होना चाहिए, such that the length of the arc AB is 1/6 of the perimeter of C. Okay, 1/6, और बचा पेरीमीटर मतलब सेंटर पे जो एंगल होता है वो 2π है, और हमें कौन सा वाला एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग चाहिए ये हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें 1/6 चाहिए, ठीक है। पेरीमीटर का 1/6 चाहिए तो ये एंगल भी 1/6 हो जाएगा, तो 2π/6 विच इज π/3। तो ये जो पॉइंट होगा ये π/3 एंगल पे होगा, ठीक है। और हमें उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही चाहिए। आप ये ज्योमेट्रिकली अटेम्प्ट कर लें या पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल भी पता है, आप उससे भी कर सकते हैं, बस थीटा आपको लेना है टू बी -π/3। दोनों से मैं बता देती हूँ। देखो, अगर आप पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करते हैं तो h + r cos थीटा, थीटा इज -π/3, k + r sin थीटा, डन। इसे सिंप्लीफाई कर लें, सो इस -3/2 एंड ये आ जाएगा 4 -3√3/2। कोई सिंप्लीफिकेशन का यहाँ पे स्कोप नहीं है। तो ये हो गया हमारी अल्फा और ये बीटा, और ये वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ज्योमेट्रिकली अगर आप करना चाहें तो वो भी देख लें। ये π/3 है, ये 3 यूनिट है बेटा, तो हमें इस लाइन से कितना नीचे की ओर आना पड़ेगा, दैट इज 3 sin π/3 जो कि है 3√3/2। तो ये है 4 से इतना नीचे आओगे तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा, राइट। एंड x कोऑर्डिनेट चाहिए तो ये r cos थीटा, cos π/3। तो -3 से इतना आपको राइट में जाना होगा, दैट इज 3 cos π/3, दैट इज 3/2। तो -3 + 3/2, तो इस पॉइंट का आपको x कोऑर्डिनेट का पता चल जाएगा। सिंपल है ना।
अब अल्फा एंड बीटा के वैल्यूज है पुट कर देते हैं और आंसर करते हैं. सो इट सेज 4 minus 3 root 3 by 2 minus so plus 3 root 3 by 2. ये हुआ कैंसिल, आंसर इज. ठीक, नेक्स्ट बेटा. It says the line passing through point this and parallel to this line intersect the line this at point P, then distance of P from point this is what. कुछ नया तो नहीं है, पहले भी आप बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हो. तो लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस, तो उस लाइन की इक्वेशन हम बता सकते हैं. इसका डायरेक्शन पार्ट लोगे और इस पॉइंट से पासिंग, तो x + 1 by 2 इज y - 2 by 3 इज z - 1 by 4. ठीक है. इट सेज इट इंटरसेक्ट्स दिस लाइन एट पॉइंट P, देन P का डिस्टेंस यहाँ से चाहिए, तो P के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर लेंगे. उसके लिए इस लाइन पे हम पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज 2k - 1 3k + 2 4k + 1. ठीक. अब ये पॉइंट अगर कॉमन पॉइंट है तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, k का वैल्यू हमें मिल जाएगा. तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, वी गेट 2k - 1 + 2, सो 2k + 1 by 3 इज इक्वल टू 3k + 2 - 3 एंड 4k + 1 - 4 by 1. k अकेला ही अननोन है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो आप किसी भी एक इक्वेशन से सॉल्व कर लो, k का सेम ही वैल्यू आएगा, लेकिन चेक जरूर कर लेना. हियर वी गेट 3k - 1 इज इक्वल टू 8k - 6. इसे इधर शिफ्ट किया, इसे इधर शिफ्ट किया, तो k इज इक्वल टू 1. अब चेक कर लो, अगर हम k का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये 1 है, k आज 1 ये भी 1 है, k आज 1 ये भी 1 है, मतलब यस. ठीक. अब k की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, p के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे, दे आर 1 5 5. अब हमें डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम दिस पॉइंट, सो दैट इज 3 - 1 का स्क्वायर एंड दिस इज 100 एंड 1 - 5 स्क्वायर करना है, which is square root of 125, जिसे हम 5 √5 लिख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, लिमिट इंडिटर्मिनेट फॉर्म पहले चेक कर लेते हैं. x इज अप्रोचिंग 0, तो बच्चा ये तो है इन्फिनिटी, ये है √5, ये है √5, तो 0 इन्फिनिटी. इन्फिनिटी इंटू 0 या 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म की हैंडलिंग किस तरह से होती है, वी रिड्यूस इट इंटू 0 by 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में, तो इसे हम लिखेंगे 1 by sin. अब क्विकली इसे रैशनलाइज कर देते हैं, तो 2 cos square x 3 cos रैशनलाइज कर रहे हैं, सो दिस माइनस sin -4 अपॉन sin x ऐसे ही रहने देते हैं. एंड दिस इज, अब देखना, दिस इज √5 + √5. अब वो 0 तो नहीं दे रहा है, तो उसका वैल्यू तो हम आज इट इज ही लिख देंगे यहाँ पे. ठीक है. नाउ x इज अप्रोचिंग 0, आप देखें x इज अप्रोचिंग 0, दिस इज 5 -5, तो 0 by 0 फॉर्म है. ये तो आज इट इज एंड तक कंटिन्यूड होगा, इसके बारे में ज़्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है. अब स्ट्रेट वे LHLE अप्लाई कर लेते हैं, राइट. वैसे आप मैनिपुलेशन से भी इसे कर सकते हैं, बट विल प्रीफर डूइंग इट बाय एल हॉस्पिटल रूल. डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, 4 cos एंड -3, इन दोनों को तो हम कंबाइन ही कर देते हैं, तो ये रह जाएगा ओनली 2. ठीक. एंड दिस वाज cos x, ये तो हो गया 0, डिनोमिनेटर में है cos x. बच्चा 2 √5 एज इट इज, x इज अप्रोचिंग 0. अब ये हो जाएगा 1, इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो खत्म हो गया, दिस इज 0, दिस इज 0, सो दिस कम्स आउट टू -1 by 2 √5 डायरेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट, ब्यूटिफुल क्वेश्चन. अब देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन रियल पार्ट ऑफ दिस, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस. ऐसे इस तरह की चीज़ें देखते ही ना हमारा इमीडिएट अटेंशन जाता है न्यूटन्स फॉर्मूला के ऊपर. अगर आप उससे इसे करने की कोशिश करते, क्योंकि यहाँ पे एक इमेजिनरी वैल्यू है ना, दैट मेक्स द वर्क लिटिल काइंड ऑफ डिफिकल्ट फॉर अस. और वैसे भी अगर आप गैप भी देखें ना, इसमें पावर में और इस पावर में, तो 4 का है, फिर 4 का है, तो इससे तो जो कुछ भी हम करेंगे उस तरह का गैप क्रिएट करने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा. तो ये न्यूटन्स फॉर्मूला पे वर्क करने लायक क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है. नाउ सेकेंड थिंग, अगर हमें इन्हें रिलेट करना है, क्योंकि ये जो गैप है 4 पावर का फिर 4 पावर का, तो उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक आप यूज करना, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. हियर इफ यू लुक एट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, व्हाट इज इट, -i. ठीक. और इसमें जो न्यूमरेटर में है ना 2,
इनमें गैप कितने पावर का है, 8 का है। तो 8 पावर अगर मुझे क्रिएट करना है तो मैं पावर 4 लूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी सेकेंड डिग्री का है। सो दिस विल गिव मी 1। फाइन। अब मुझे इन दोनों को तो बैलेंस करना है, मैं इन्हें ऐड तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर सेम डिग्री के हैं तो कुछ ना कुछ हम वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, तो मैं इसे लिख रही हूँ, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के बारे में भूल जाएं क्योंकि ये तो है सेम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पे वर्क कर रहे हैं, अल्फा पावर 19, फिर हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट पे चलेंगे। एंड आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस बाय अल्फा बीटा होल पावर 4, ताकि जो डिग्री है वो सेम हो जाए। ठीक, अपॉन अल्फा पावर 15 बीटा पावर 15, ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो वी गेट अल्फा पावर 15 बीटा पावर 4, अल्फा पावर 4 बीटा पावर 15 अपॉन अल्फा पावर 15 प्लस बीटा पावर 15। ठीक, अब इस तरह से पेयर कर देते हैं। तो इन दोनों में कॉमन आ गया अल्फा पावर 4, क्या रह गया अल्फा पावर 15 बीटा पावर 15। इन दोनों में कॉमन क्या आया, बीटा पावर 4। व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, दिस। तो बचा न्यूमरेटर फैक्टराइज होते ही क्या बन गया, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, एंड दिस इज अल्फा पावर 15 प्लस बीटा पावर 15 लिखा जा सकता है। ये वाक्यांश कितना सिंपल सा रह गया, ये जो है ना ये सिंप्लीफाई होकर सिर्फ ये रह गया। अब हमें तो इसका वैल्यू चाहिए ताकि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का डिस्कशन हम कर पाएँ, तो उसके लिए लेट अस जस्ट सिंप्लीफाई दिस। और ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसे ऐसे लिख देते हैं। ठीक, और ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इन सभी के वैल्यूज है हमारे पास, बस पुट कर देते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स 3/2 है, यहाँ पे पुट करते हैं तो 9/4 बच्चा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास कितना है, हियर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स, यहाँ पे हमें पुट करना है। सो इट इज 2i माइनस 2, अल्फा बीटा को स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर विच इज, ठीक, इसे स्क्वायर कर दें 81/16 माइनस 4i स्क्वायर। ठीक है, एंड देन 2a इंटू बी, 4 हो जाएगा कैंसिल, 9i प्लस 2 है कंबाइन होके ये रह गया। ठीक, तो रियल पार्ट इज दिस, इमेजिनरी पार्ट इज 9। अब कंप्लीट कर लें। सो आंसर इज 16 इंटू रियल पार्ट, सिंप्लीफाई कर लें 81 माइनस 32, 81 माइनस 31 करेंगे तो 50, सो वी लेफ्ट विथ 49, 49/16 एंड ये है 9, ये हुआ कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो 8 एंड 44। ठीक है, नेक्स्ट statistics. It says x1, x2, x10 are 10 values. A student obtained the mean as 5.5. ठीक है, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 so on x10 तक का जो सम है अपॉन 10 इज 5.5, तो ये 55 है। एंड दिस इज 371. ओके, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। Then it says he later found that he had noted two values in the data incorrectly as 4 and 5 instead of the correct values to be 6 and 8 respectively. Then what is the corrected variance? तो हमें करेक्ट मीन चाहिए, उसके बाद ये भी हमें करेक्टेड फॉर्म में चाहिए। तो सिंपल सा ही है, इस तरह के क्वेश्चंस तो कई बार हम कर ही चुके हैं। तो लेट्स टेक x9 एंड x10 आर द इनकरेक्ट वैल्यूज। हमने इन्हें लिया है टू बी 4 and 5। ठीक है, तो अब हम इसे करेक्ट करेंगे, तो हमने -9 किया एंड करेक्टेड वैल्यूज को अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे। दे आर 6 and 8, राइट। तो हमने ये यहाँ पे ऐड कर दिया एंड अपॉन 10 करेंगे तो हमें करेक्ट मीन का पता चलेगा। सबसे पहले हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज 14 -9 दैट इज 5, तो ये हो गया 60। तो 60/10 किया तो करेक्ट मीन इज 6। अब इसे भी करेक्ट करते हैं। x9 जो हमने लिया है दैट इज 16 and 25, तो इसे हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो -16 -25। अब करेक्टेड वैल्यूज हम यहाँ ऐड करेंगे तो 36 + 64 मतलब 100 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक, 100 है ये, तो हमें मिल गया करेक्टेड xi स्क्वायर, दैट वैल्यू इज 371। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं दिस इज 41, राइट। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 330 एंड उसमें 100 ऐड कर दो
तो 430, ठीक। अब वेरिएंस इज xi स्क्वायर समेशन अपॉन n का वैल्यू है 10 माइनस 6 का स्क्वायर 36 विच इज, ठीक है। नेक्स्ट it says let the lines this and this be concurrent. If the image of the point this in the line this is this, then value of this is what? Okay बच्चा, concurrency condition हमें क्या कहते हैं? this determinant value ले लेते हैं, it should be equal to, ठीक है। यहाँ पे unknown का प्रेजेंस है तो एक काम करते हैं, इसी की हेल्प से एक्सपांड करते हैं। so it is minus alpha into, this is minus 24 plus 22 which is minus 2, then plus 33 into minus 9 plus 8 which is minus 1, then plus lambda into minus 33 plus 32 which is minus 1, ठीक। तो सिंपल सा रह गया 2 अल्फा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 33, ठीक है। दो अननोन है हमारे पास, ये इक्वेशन हमें मिल चुका है। अब सेकंड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1,2 का अगर आप इमेज लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन तो ये हमें देता है आज दिस 57/13 माइनस 40/13, ठीक है। एज सच एक तो तरीका ये है, इमेज है, एक ही अननोन है, तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है दैट इज बाउंड टू सैटिस्फाई इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। मिड पॉइंट लेने में अगर आप कंफर्टेबल है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं उससे। और दूसरा तरीका जो कंप्लीट चीज़ है, हो सकता है वो मिड पॉइंट चीज़ हर एक को स्ट्राइक ही ना करे, तो इन दैट केस बच्चा हमें पता तो है कि इमेज का जो एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द प्री इमेज अपॉन एक्स कोएफिशिएंट इज इक्वल टू माइनस 40/13 माइनस 2 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे पुट करेंगे, सो दैट इज 2 माइनस 6 विच इज माइनस 4 प्लस लैम्डा, राइट, अपॉन a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर एंड दैट इज 13, राइट। हम यहाँ से अब लैम्डा को सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों तो इक्वल आना ही आना है, कंफर्म्ड है क्योंकि इमेज है, तो दोनों में से किसी भी एक इक्वालिटी को यूज करते आप लैम्डा को सॉल्व कर लें। सो लेट अस टेक दिस, हमें मिल रहा है 57 माइनस 13 विच इज 44, 44/2 अगर हम करते हैं तो 22/13, ओके, इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 4/13, 13 हुआ कैंसिल, minus 2 so minus 11, value of lambda that we get is minus 11 plus 4 that is minus 7, ठीक। lambda का वैल्यू -7 है, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये माइनस ऑफ -7 प्लस 7 हो जाएगा। इधर अगर हम शिफ्ट करते हैं दैट कम्स आउट टू बी 26, अल्फा का वैल्यू आ गया आज 13, राइट। अब हमें चाहिए मॉड ऑफ दिस, तो बचा 13 इंटू 7, डायरेक्टली कर लें, वैल्यू इज 91, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ फंक्शन हमें दे दिया गया सीरीज, तो इस तरह के क्वेश्चन नए नहीं हैं, इट्स जस्ट दैट पहले जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं तो दे वर बेस्ड ऑन दिस, तो हमने इसे तो याद ही रख लिया था कि इस तरह के फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसके हेल्प से हम सीरीज को आंसर कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट अभी हमें इतना प्रैक्टिस हो गया है कि इस तरह के क्वेश्चन को तो हम देखते हुए ही आंसर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसे अगर हमने सॉल्व किया हुआ है ना तो हमें हिंट मिल जाता है कि इसके लिए हमें प्रोसीड क्या करना होगा, हमें इनपुट देखना होता है। इन दोनों का सम क्या है, 4 है, तो डेफिनेटली ये जो फंक्शन है इसके लिए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 4 माइनस एक्स, क्योंकि अगर आप इसे एक्स लेते तो ये 4 माइनस एक्स बनेगा, ये कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही आ रहा होगा या कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा होगा जिसके हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करके देखते हैं, और उससे पहले सिंप्लीफाई जरूर कर लो, ठीक है, फंक्शन को, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है। तो अगर मैं इसे लिखती हूँ 2 पावर x इंटू 2 स्क्वेयर दैट इज 4, तो ये है 16, ये है 2 पावर 2x, एंड आप उसे 4 पावर x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इंटू 2, दिस इज 2 पावर 4 इंटू 2 पावर x प्लस 32, ठीक है। अब यहाँ से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये है 2 पावर x प्लस 4, ओके। डिनोमिनेटर से 2 अगर हम कॉमन लें तो अब आपको क्लियरली कुछ नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर सा बनता हुआ, क्योंकि 2 पावर x का स्क्वायर है, फिर 2 पावर x है, फिर एक कांस्टेंट है,
और ये एग्जैक्टली इसी का ही परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये सिंप्लीफाई होके 2 को भी हम कर देते हैं कैंसिल, तो 2 पावर x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो एक फैक्टर कैंसिल होके ये रह गया। तो फंक्शन कितना सिंपल सा रह गया है अब, दिस इज नथिंग बट 2 बाई 2 पावर x प्लस 4। अगर आप ये स्टेप नहीं भी करते ना, सिंप्लीफिकेशन नहीं भी करते, सिर्फ उस हिंट को यूज किए होते, यहाँ x की जगह पे 4 माइनस एक्स पुट करके दोनों को ऐड कर लो, वही चीज़ बन जाना है, ठीक है। ये आ गया। अब f ऑफ 4 माइनस एक्स देख लें, विच इज़ 2 बाई 2 पावर 4 माइनस एक्स, 2 पावर 4 2 पावर x, सिंप्लीफाई तो करना है ना बिफोर एडिंग देम, सो 2 पावर x, एलसीएम ले लिया, 4 2 पावर x, यहाँ से हमने लिया 4 को कॉमन, 2 को कर दिया कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विथ हियर 2 एंड देन 4 प्लस 2 पावर x, डन। अब हम इन दोनों को करेंगे ऐड, सो व्हाट वी गेट इज डिनोमिनेटर 2 पावर x प्लस 4 और यहाँ है 2 पावर x और यहाँ पे हमें मिलेगा इस 4, ये हुआ कैंसिल, वी आर गेटिंग द सम टू बी 1/2, ये है। तो अब आगे का काम हमें बिल्कुल क्लियर है कि दिस इज द सीरीज, इसका नाम हम s दे देते हैं इस पार्ट का, ठीक है, फिर हम 8 टाइम्स कर देंगे। s इज f ऑफ 1/15 से लेके f ऑफ 59/15। अब सीरीज में ऑर्डर इन विच यू ऐड मैटर नहीं करता, और हमें इक्विडिस्टेंट को जब भी हैंडल करना होता है तो रिवर्स करके हम इसे दोबारा से लिख लेते हैं, और इस तरह से अगर आपको करने की आदत हो जाएगी ना तो आप लिखोगे भी नहीं, आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। 2s this plus this, that is half, this plus this, half, this plus this, half added 59 times, तो value of s is 59/4, करेक्ट। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है 8 टाइम्स ऑफ इट, तो 8 टाइम्स कर देते हैं, आंसर इज 118, ठीक है। नेक्स्ट, ये टाइप भी कुछ नया नहीं है, आपने पहले किया हुआ है। ए एंड बी ऑल्टरनेटली थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस, ए विंस इफ ही गेट्स सम टू बी 5 बिफोर बी gets the sum to be 8. B wins if he throws a sum of 8 before A throws a sum of 5. Okay. Probability that A wins if A makes the first throw. ठीक है। अब A गेम स्टार्ट कर रहा है, हो सकता है फर्स्ट राउंड में वन, और हो सकता है A के लिए फेलियर आ गया, एंड वी वांट प्रोबेबिलिटी ऑफ A टू विन, दैट मीन्स क्लियर है जब B के पास डाइस जाए तो B शुड ऑल्सो फेल, एंड देन A के पास वापस आए तो विन कर जाए, और हो सकता है वो सेकेंड राउंड में विन नहीं किया, थर्ड राउंड में जाके विन किया, तो A के लिए फेलियर, B के लिए फेलियर फर्स्ट राउंड में, फिर सेकेंड राउंड में भी दोनों के लिए फेलियर, फिर A विन, लाइक दिस इनफाइनाइट प्रोसेस, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ A टू विन क्या है, he should get sum to be 5, कितने तरह से आ सकता है, 1 4 2 3 3 2 और 4 1, सो 4/36, जैसे हम लिख देते हैं 1/9, एंड A के लिए फेलियर 8/9। अब B के लिए विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, he should get sum to be 8, 8 आने के लिए 2 6, देन इंक्रीज करते जाओ 6 2 तक, कितने हुए 5 पॉसिबिलिटीज, तो उसके विन करने की प्रोबेबिलिटी है 5/36, हमें विन का तो चाहिए ही नहीं, तो B के लिए फेल होने का प्रोबेबिलिटी होगा 1/5/36 विच इज, ठीक। अब आंसर लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी हियर 1/9 और ही फेल्ड 8/9, B फेल्ड 31/36, एंड देन A वन, और क्लियर है ना, इनफाइनाइट GP बनेगा, यही चीज़ ये आज ग्रुप 2 बार आएगा, सो 8/9 31/36, यही चीज़ 2 बार रिपीट होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट 2 राउंड कंप्लीट फेलियर्स, ये कॉन्टिन्यूड है। तो सम ऑफ एन इनफाइनाइट GP A/1 माइनस R, R यही है, ठीक। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं ना, तो R का वैल्यू आ जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं, 4 को हमने कैंसिल किया, सो इट इज़ 62/81, डन। सो 1/9 81, 81 minus 62, that comes out to be 19, करेक्ट। ये हुआ कैंसर, तो 9/19। नेक्स्ट,
इट सेज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रैशनल रूट्स, रैशनल इरेशनल, बच्चा ये सॉल्व किए बगैर तो होना नहीं है, तो रूट्स को ही हमें सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक है तो डेफिनेटली रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक ही होगा। अगर आप इसे देखें तो ये है, तो दोनों में जो सेकेंड डिग्री पार्ट है वो सेम है। इन सच केसेस इस पूरे को आप टी ले लें या इस पूरे को, कोई भी एक क्वाड्रेटिक को आप टी ले लें, या आप x या माइनस 9x को भी टी लेते हुए प्रोसीड कर सकते हैं। हम इसी को ही प्रीफर करेंगे ताकि हमें परफेक्ट स्क्वायर लेना ही ना पड़े। सो इट इज टी स्क्वायर, आई एम टेकिंग दिस टू बी टी, तो ये हो जाएगा t प्लस 9, डन। सो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12, सो t minus 4, t plus 3. Values of t that we get, they are 4 and minus 3. और t हमारे लिए है x square minus 9x plus 11, तो ये बन गया हमारे लिए दो इक्वेशन। अगर आप इसे देखें तो x square minus 9x, 4 हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं 7। बच्चा इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है ना एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रैशनल रूट्स तो उसके आ ही नहीं सकते। वेरेज अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो x square minus 9x प्लस 14 है, इसका डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसके रूट्स है 2 एंड 7, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसी के ही रूट्स रैशनल आएंगे। क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा है तो यहीं से आंसर कर दे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या रूट्स निकालते हुए प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। नेक्स्ट, consider the reason this the area of the largest rectangle of sides parallel to the coordinate axis inscribed in R। तो रीजन को तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले। तो y is greater than or equal to x, तो y is equal to x लाइन ये है, और हमें y हायर साइड में चाहिए, मतलब इस लाइन के हमें अबव चाहिए। अब इस पे आ जाते हैं, y is equal to 9 minus 11/3 x square, ये एक डाउनवर्ड पैराबोला है, राइट। तो 0,9 ये हुआ, ये इस तरह से है, फाइन। आगे ये कहता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इसके राइट यहाँ 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 इस पोर्शन पे होना चाहिए रेक्टेंगल हो साइड्स आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बच्चा अगर रेक्टेंगल बनाना है साइड्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस होना चाहिए, तो बहुत क्लियर है, एक साइड तो यहीं पे होगा और एक साइड इस तरह से होगा, राइट। तो इट इज समथिंग लाइक हियर। अब हमें देखना होगा कि लार्जेस्ट पॉसिबिलिटी कौन सा होगा। तो एक काम करते हैं, ये y इक्वल टू एक्स पे है ना, तो a कॉमा ए ले लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट a है तो इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट a होगा, तो y कोऑर्डिनेट इसका क्या आ जाएगा, इसे आप पुट कर दो 9 माइनस 11/3 a स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया टू बी ये सेम, राइट। y कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो 9 माइनस 11/3 a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0,a, परफेक्ट। हमें एरिया फंक्शन लेना है और उसको मैक्सिमाइज करना है, दैट्स इट। तो एरिया क्या आ जाएगा, लेंथ इनटू द ब्रेड्थ, लेंथ तो a यूनिट है और ये क्या है y माइनस y, ठीक है। सो 9 माइनस 11/3 a स्क्वायर, तो ये फंक्शन है 9a माइनस 11/3 a क्यूब माइनस a स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं a डैश, इसका डेरिवेटिव 9 है, बचा 3 हो जाएगा क्या आंसर। सो 11a स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है ना। ये 0 कब बनेगा ये चेक करते हैं, 11a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो क्लियरली -1 इसका एक रूट है, राइट। एंड अगर -1 एक रूट है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेते हैं, वैसे आप डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। आई प्रीफर टू डू इट दिस वे, -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट से -9/11, जिसका एक रूट -1 है तो दूसरा, ठीक है। आप डायरेक्ट मेथड से निकाल लो, फैक्टराइजेशन से निकालो, जैसे भी करना है। ये हो गया। अब जो a है वो क्लियर है, पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक। a का वैल्यू हमें मिल चुका है, हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मैक्सिमम एरिया का पता चल जाएगा। एरिया हमारे लिए ये है ना, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 9/11, सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप खुद ही कंप्लीट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट, बाइनोमियल थ्योरम, नथिंग न्यू, ठीक है। इस तरह इक्वेशंस हम कई बार कर चुके हैं। 5th 6th एंड 7th टर्म के कोएफिशिएंट से, दे आर इन ईपी ऑफ दिस, ध्यान देना, ठीक है। तो 5th कोएफिशिएंट C4, n+4 C5, n+4 C6, दे आर इन AP। देन द लार्जेस्ट कोएफिशिएंट, वो तो हमें निकालना आता ही है, ओरली हम कर सकते हैं इस पार्ट को, सिर्फ हमें n का वैल्यू चाहिए, उसके लिए 2 टाइम्स ऑफ दिस which is n+4 factorial 5 factorial and -1 factorial and n+4 factorial 4 factorial and n factorial and n+4 factorial
6 फैक्टोरियल एंड n माइनस 2 फैक्टोरियल. सिंप्लीफाई करें, ये हो गया कैंसिल. 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल. तो 4 फैक्टोरियल को हम कर देते हैं कैंसिल. तो 6 इंटू 5 30. और इन तीनों में n माइनस 2 फैक्टोरियल स्मॉलेस्ट है, उसे कैंसिल करते हैं तो n इंटू n माइनस 1 रह जाएगा, यहाँ n माइनस 1 रह जाएगा. ठीक, यहाँ पे अब हम लेते हैं एलसीएम n इंटू n माइनस 1. इतनी बार हम कर चुके हैं ना, तो ऑटोमेटिक प्रोसेस बन गया है अब ये. सो दिस इज 2/5 n माइनस 1. पास्ट ईयर में तो कई बार है ना इस तरह के क्वेश्चंस. सो इट इज क्रॉस किया 12n इज n स्क्वायर माइनस n प्लस 30. इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं तो n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 30. तो क्लियरली n का वैल्यू या तो 3 है या 10 है. क्वेश्चन ने कहा 10 आपको लेना नहीं है, तो n इज 3. तो n का वैल्यू 3 है. हमें लार्जेस्ट कोएफिशिएंट 1 प्लस x इसमें चाहिए और लार्जेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट बचा, क्योंकि ये कोएफिशिएंट्स तो 1 एंड 1 ही है. तो लार्जेस्ट कोएफिशिएंट इज द लार्जेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट इस केस में. और वो कहाँ पे होता है? मिडिल टर्म के लिए होता है. जब ये 7 है तो मिडिल टर्म 2 होता है. सो दोज कोएफिशिएंट्स विल बी, किस तरह से आपको बताया था, 7 है ना, तो आप इसका एग्जैक्टली हाफ कर ले 3.5. दोनों तरफ एक एक होल नंबर है 3 एंड 4, तो उनको r कंसिडर करते हुए टर्म लिख लें. ये दोनों इक्वल ही और ये लार्जेस्ट है. इन दोनों में से किसी भी एक का वैल्यू आप फाइंड कर लें. सो दैट कम्स आउट टू बी, ये हुआ कैंसिल 7 इंटू 6 इंटू 5, ये हुआ कैंसिल, यू आर लेफ्ट विथ. ठीक है, नेक्स्ट इट सेज लेट the product of the focal distances of the point thus on the ellipse be this, then absolute difference of the eccentricities of two such ellipses. फिर से कुछ नया नहीं है, ये पॉइंट इसको बिलोंग कर रहा है तो इसे सेटिस्फाई तो करेगा ही. ठीक, 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. आगे बढ़े, ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ दिस. फोकल डिस्टेंसेस हमने याद रखा हुआ है, स्टैंडर्ड केस ऑफ एलिप्स है a प्लस ई x1 a माइनस ई x1. दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है? a स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर x1 स्क्वायर विच इज 7/4. अब दो इक्वेशन हमारे पास है a b एंड e में, और तीसरा हमें ऑलरेडी पता है जो एलिप्स के लिए होल्ड करता है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर. ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है हमें एसेंट्रिसिटी से ही मतलब है, तो e में हम इक्वेशन बनाएंगे, a एंड b को एलिमिनेट कर देंगे. ठीक, तो a स्क्वायर हमें यहाँ से मिल जाता है, दैट इज 7/4 प्लस 3 e स्क्वायर. यहाँ पे पुट कर देते हैं a स्क्वायर की जगह पे, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर. तो a स्क्वायर फॉर अस इज दिस, ये यहाँ पे आ गया, जो कि है 7/4 प्लस 3 e स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर. परफेक्ट, यहाँ पे पुट कर देते हैं. सो 3/a स्क्वायर विच इज 7/4 प्लस 3 e स्क्वायर एंड 1/4 b स्क्वायर. ठीक, ये है. एलसीएम भी ले लेते हैं साथ में. 12 e स्क्वायर बाई 4, 4 हो गया कैंसिल. दिस इज 1 माइनस e स्क्वायर. एग्जैक्टली वही काम यहाँ पे भी कर लेते हैं. ये हुआ 4, 7 प्लस 12 e स्क्वायर. ठीक, दिस इज इक्वल टू 1. बच्चा एलसीएम ले, क्रॉस करें, e में इक्वेशन मिल जाता है, इमीडिएटली विल बी एबल टू कंप्लीट इट. ठीक है, सो 12 ये माइनस 12 e स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, क्रॉस कर रहे हैं, 7 प्लस 12 e स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर. ठीक, अब कंप्लीट करेंगे, सारे ब्रैकेट ओपन कर दें. वट वी गेट इज 13 माइनस 12 e स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑन द अदर साइड 7, this with this, this with this, so that is put together 5 e स्क्वायर माइनस 12 e पावर 4. सभी को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 12 e पावर 4 माइनस 17 e स्क्वायर. ये हुआ कैंसिल, सो लेफ्ट विथ 6. अब फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं. 12 6 ऑड है तो 3 3 9 9 एंड 8. ओके, सो 12 e पावर 4 9 e स्क्वायर 8 e स्क्वायर. वैसे आप डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं. इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो ये है, एंड देन वी आर लेफ्ट विथ 4 e स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ है 2, सो 3 e स्क्वायर 4 e स्क्वायर. ठीक है, माइनस 3. तो ओवरऑल e स्क्वायर के जो वैल्यूज हमें मिल रहे हैं वो ये हैं, और यहाँ से है 3/4. तो e के जो वैल्यूज है, e नेगेटिव तो होगा नहीं ना बेटा, सो ये है. फाइन, e के दो ही वैल्यूज हमें मिल पाए, और क्वेश्चन भी वही कह रहा है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द एसेंट्रिसिटीज. ठीक है, तो ये है
√2/√3 एंड ये है √3/2. एलसीएम ले लेते हैं एंड मॉड वैल्यू हमें चाहिए. दैट्स इट. सो 2√3, दिस इज 2√2 -3. ठीक, बचा इन दोनों में 2√2 एंड 3 में 3 बड़ा है, तो अगर हम मॉड लें तो दिस इज व्हाट वी गेट. ठीक, चेक कर लें 2√3 इन द डिनोमिनेटर. नेक्स्ट, another simple situation, लिमिट, लेकिन उससे पहले रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी बेस्ड सिचुएशन. तो यहाँ से हमें फंक्शन को सॉल्व करने के लिए x इज टू बी रिप्लेस्ड बाय 1/x. सो x की जगह पे 1/x, दिस विल बिकम 35/3x माइनस 5/2. अब बच्चा इन दोनों की हेल्प से f ऑफ 1/x को हम एलिमिनेट करेंगे ताकि हम f ऑफ x तक पहुँच पाएँ. तो ये -6 है तो इसे 6 टाइम्स कर देते हैं. इसको हमने कर दिया 6 टाइम्स. अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल. सो वी गेट -35 f ऑफ x. दोनों को हम ऐड कर रहे हैं. सो 35/3x माइनस 5/2. 6 से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो ये रह जाएगा 70x. 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 -15. ठीक, यहाँ अगर आप देखें तो 35/3x 70/x, ये दोनों ही 35 के मल्टीपल्स हैं और इन दोनों को भी अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो हमें ये मिल रहा है. अब दोनों तरफ हम f ऑफ x को फाइंड करना है ना, तो 35 -35 उसे हमें डिवाइड करना होगा. सो इट इज -35 से डिवाइड किया तो ये फंक्शन आ गया. नाउ इट सेज लिमिट ऑफ दिस इज बीटा, देन अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज हमें सॉल्व करना होगा. सो इट इज 1/α(x) f of x this and x tends to 0 पे ये कोई रियल नंबर हमें दे रहा है. देन व्हाट आर वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा. अब देखो x अगर 0 है तो ये तो हो गया 0 और ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है. ठीक, तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके करना चाहो तो 3α(x) एलसीएम हम ले रहे हैं तो ध्यान देना न्यूमरेटर में क्या आएगा 3 - अल्फा. तो बच्चा डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी अभी भी है, न्यूमरेटर कोई कांस्टेंट है. इसका मतलब क्लियर हो जाता है. अगर हमें आंसर फाइनाइट चाहिए तभी पॉसिबल है जब ये टर्म हो ही ना, क्योंकि ये होगा तो रिजल्ट को इनफाइनाइट बना देगा. राइट, और इन्फिनिटी के लिए कभी भी इक्वलिटी तो आता ही नहीं, तो ये तो फाइनाइट वैल्यू ही है. और फाइनाइट तभी पॉसिबल है जब ये टर्म ही एग्जिस्ट ना करे, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर ले, अल्फा का वैल्यू 3 आ जाए, या तो आप यहाँ से कर लो अल्फा इज इक्वल टू 3. ठीक, तो अल्फा का वैल्यू तो हमें मिल गया आज 3, ये कैंसिल हो गया. सो बीटा इज हाफ, अल्फा इज 3, बीटा इज हाफ, सो 3 + 1 एंड दैट इज. ठीक है, नेक्स्ट इट सेज f be a differentiable function such that this. हमें f तक पहुंचना है. यहाँ f इंटीग्रेशन में है, यहाँ फ्री फॉर्म में है. क्या तरीका होता है, सेम स्टैंडर्ड प्रोसेस, वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बोथ साइड. ठीक, तो इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे. 4x + 2 इंटू f ऑफ x प्लस 2 x + 2 का स्क्वायर इंटू f' एंड देन इसका डेरिवेटिव 6 टाइम्स ऑफ x + 2 एंड ऑन द अदर साइड 10 x + 2 f ऑफ x ओवर. अब पूरे में x + 2 आज फैक्टर है, कैंसिल कर दें, ये हो गया. अब यहाँ अगर आप देखें तो 4f ऑफ x और यहाँ 10f ऑफ x है, एक तरफ कर देते हैं. ठीक है, 2x + 2 f', जिसे मैं dy/dx लिख लेती हूँ क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए. ठीक, तो ये हुआ 6y एंड देन प्लस 6. 2 हम कर देते हैं कैंसिल, और ये एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है. राइट, लेकिन इसको लेके आगे बढ़ेंगे. बिफोर दैट, जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये 0 है, तो अगर x की जगह पे हम 0 पूरे में पुट करते हैं तो हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा, और उस इन्फॉर्मेशन के हेल्प से जो यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्रिएट होगा उसका वैल्यू को हम सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, तो x = 0 हम पुट कर रहे हैं, ये 0 आ जाएगा. x = 0, दिस वुड बी 2 × 4 f ऑफ 0 इज इक्वल टू x = 0, ये हुआ कैंसिल. सो f ऑफ 0 का वैल्यू हमें मिल गया टू बी 3/2. ठीक है, इसे ऐसे रहने देते हैं अभी के लिए, आगे बढ़ें. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है. सोल्यूशन, दिस इज 3 dx/x + 2. फाइन. सो log mod y + 1 इज इक्वल टू 3 log mod x + 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट. ठीक, अब इसके हेल्प से हम आगे बढ़ जाएंगे.
सो एक्स आ 0, वाई इज 3/2, वाई की जगह पे 3/2 पुट किया, ये आया 5/2, एक्स आ 0, ये है log 8। तो बच्चा हमें c का वैल्यू मिल गया log दिस, माइनस हो जाएगा ना, तो log m/n, log 5/16 आएगा, ठीक है, 8 × 2, परफेक्ट। अब c की जगह पे हम ये पुट कर देते हैं, सो वी हैव log 5/16। आगे बढ़ें, f ऑफ 2 हमें चाहिए, तो log में रखने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, यहाँ पे देखें x/2 अगर हम इसी में ही पुट कर देते हैं, दिस इज़ 4, तो ये अंदर गया log 4³ जिसे हम 2⁻6 लिख सकते हैं, ठीक है, एंड log m प्लस log n कंबाइन कर दिया, ये 16 है, 2⁻4 है, कैंसिल हुआ तो 4 है, तो ये हुआ 20, तो log 20 इज दिस, सो y प्लस 1 mod इज इक्वल टू 20, y प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 20, y इज इक्वल टू 19 और माइनस 21, ठीक है। और इस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में हमें नेगेटिव वैल्यू तो लेना ही नहीं होता है, सो आंसर इज 19, ठीक है। नेक्स्ट, इट सेज लेट s बी दिस बी सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। अगर उन नंबर्स की हमें जरूरत पड़ेगी तो विल मेक ए लिस्ट, ओके, अभी कोई जल्दी नहीं करना है। लेट a बी s यूनियन p, s यही है फर्स्ट 10 प्राइम्स, where p is the set of all possible products of distinct elements of s, okay, इतना सारा तो हमसे कभी भी नहीं कहा जाएगा करने के लिए, but keep that in mind, all possible product है, ठीक है। then अब देखिए हमें काउंट क्या करना है बेटा, x belongs to s मतलब फर्स्ट 10 प्राइम में से यहाँ पे कोई भी आएगा, और y a को बिलोंग कर रहा है, a क्या है, s यूनियन p, p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एस, मतलब 2 का प्रोडक्ट, 3 का, 4 का, सभी का, ठीक है। कई बार क्या होता है जब प्रोडक्ट देता है तो बच्चे ये नहीं कंसिडर करते हैं कि वो एलिमेंट इटसेल्फ, जैसा 2 है इसमें, है ना, तो जब प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी कहा जाता है तो हम एक भी तो ले सकते हैं ना, तो उस केस में 2 भी होगा, लेकिन कुछ बच्चे वहाँ पे चीज़ों को हो सकता है एक एक को लेना भूल जाएं, इस वजह से क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली अलग से बता दिया है कि अगर आप ले रहे हो तब भी ठीक है, अगर नहीं भी ले रहे हो ना तो एस को यूनाइट कर दो तो ऑटोमेटिकली वो कंसीडर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमें कंसीडर करना है वो क्या है कि ये जो लिस्ट ऑफ 10 प्राइम्स है हमारे पास, उसमें से 1 एट ए टाइम लोगे, फिर 2 एट ए टाइम का प्रोडक्ट लोगे, फिर 3 एट ए टाइम का प्रोडक्ट लोगे, तो वो लिस्ट है वहाँ पे, ठीक। नाउ इट सेज कीपिंग द कंडीशन इन माइंड दैट एक्स डिवाइड्स वाई, मतलब इसमें ये आज ए फैक्टर जरूर होना चाहिए। अब कितना सिंपल सा रह गया, अगर जैसे कि यहाँ पे 2 है ले सपोज, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट 10 प्राइम में से वो प्रोडक्ट कंसिडर करना है जिसमें 2 का प्रेजेंस जरूर हो। अब 2 के साथ क्या क्या आ सकता है बेटा, या तो 2 अकेला ही होगा, या 2 के साथ कोई एक होगा, या 2 के साथ कोई 2 होंगे, या 2 के साथ 3 होंगे, सो ऑन, या तो 2 के साथ सारे के सारे होंगे, ठीक। सो हियर वी विल राइट इट एज आइदर यू सिलेक्ट 0 आउट ऑफ द रिमेनिंग 9 or you select 1 out of the remaining 9 or perfect। तो ये 2 तो है ही है, और हमारे लिए टोटल पॉसिबल वेज क्या होगा, दिस कैन बी डिसाइडेड इन 10 वेज एंड दिस कैन बी डिसाइडेड इन 2⁻9 वेज। अब आंसर बता दें, दिस इज 512, सो 5120, फाइन। नेक्स्ट बेटा, द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स that are divisible by 2 and 3, मतलब divisible by 6 but not divisible by 36, और जो 36 है, 36 से डिविजिबल नंबर 6 का एक सबसेट में ही आता है। तो कितना सिंपल सा केस है, आपको 3 डिजिट नंबर्स में नंबर्स डिविजिबल बाय 6 लेना है, लेट मी राइट इट एज दिस, और उसमें से सबट्रैक्ट कर देना है नंबर्स डिविजिबल बाय 36। और अगर ये वाला केस नहीं भी होता ना, सबसेट वाला नहीं भी होता, तो डायरेक्टली आंसर करने का तरीका मैंने उसके लिए भी आपको बताया हुआ है, दोनों तरह के क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिंपल सा रह गया, आप बता दें 100 से लेके 999 तक में 3 डिजिट नंबर है ना, कितने नंबर से जो 6 से डिविजिबल है, तो हम उसे बहुत से तरह से कर सकते हैं, मैंने सब कुछ बताया हुआ ही है आपको। तो यहाँ से k की पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं, तो 6 से हमने कर दिया डिवाइड, तो ये आ जाएगा 50/3, और इस तरफ 6 से हमने कर दिया डिवाइड, तो मैं 3 को कर देती हूँ कैंसिल, तो ये हुआ, ये 120 है, तो 16 पॉइंट समथिंग है, तो k का वैल्यू 17 से बिगिन होगा और जाएगा कहाँ तक, यहाँ पे देखें, दिस इज 1, सो 13, तो 6 13 6 पॉइंट समथिंग, तो 166 तक जाएगा, k इज एन इंटीजर, ठीक। तो अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू +1, तो 167 - 17,
दैट गिव्स अस 150. तो 150 सच टर्म्स आर देयर. अब 36 से डिविजिबल कितना है, तो यहाँ पे हम करेंगे 36, ये k तो 36 से डिवाइड होगा तो फर्दर एक और 6 से आप इसे डिवाइड करते हैं. तो 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसी को ही हम डिवाइड कर देते हैं फर्दर बाय 6. सो व्हाट वी गेट इज 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 से ये बिगिन होगा और जाएगा कहाँ तक, इसको डिवाइड कर दें 12. सो 2 46 बेटा 7 27 पॉइंट समथिंग, तो 27 तक जाएगा. अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू प्लस 1 करेंगे तो 25 सब्ट्रैक्ट हुआ. आंसर इज 125. ठीक है. नेक्स्ट here A is 3 cross 3 matrix such that this for all non-zero 3 cross 1 matrix this. Okay, अगर ये satisfying है determinant value of ये क्या आएगा, that's it. वैसे आप इस बात को याद भी रख लें, अगर x कोई कॉलम मैट्रिक्स है, कभी ना कभी हमने किया हुआ भी है इसे, ठीक है, पास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, बस वहाँ पे गिवन था कि A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पे गिवन नहीं है लेकिन कंक्लूजन विल बी द सेम. इस बात को याद रख लें. अगर X एक कॉलम मैट्रिक्स है एंड क्वेश्चन कहता है दैट मे बी एनीथिंग दैट मे कीप वेरिंग, ओके, नॉन जीरो फॉर्म में कुछ भी आ जाए वो, और ये हमेशा ही जीरो आ रहा है, ये तभी पॉसिबल होगा जब A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, अदरवाइज नहीं हो सकता. अब एज्यूमिंग हमें वो चीज़ नहीं याद है या नहीं पता है, तो उस केस में हम इसे डिराइव कर सकते हैं. देखो X ये है तो X ट्रांसपोज क्या आ जाएगा ये, और A मैट्रिक्स का तो हमें पता नहीं है, तो लेट अस टेक A1 B1 C1 ले लो या प्लेस नेम के साथ ले लो इस तरह से 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. ठीक, इट इज मल्टीप्लाइड विथ एक्स वाई जेड, जो कि ये कह रहा है कि 0 आएगा. ठीक, तो देखें दिस विथ दिस इज A11 x A21 y A31 z. Fine. This with this beta, that is A12 x A22 y and A32 z, and then this with this A23 y A33 z. Perfect. अब हम इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो दिस होल थिंग विथ दिस, बट वी गेट इज ये पूरा x टाइम्स हो जाएगा, है ना, A21 y A31 z, and then y times of this, so y A12 x A22 y A32 z, and then z times A13 x A23 y A33 z. अब बात को ध्यान से समझना, x y z they will keep changing. ठीक, चेंज होने के बावजूद ये वैल्यू हमेशा ही 0 आए. दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन नाउ. We have x square वाला term, we have y square, we have z square, we have xy, we have yz and we have zx, total terms. अब अगर x चेंज होगा तो x square का वैल्यू चेंज होगा. इंडिविजुअल एक एक टर्म को देखें, x square चेंज होगा, x square चेंज होगा तो ये इफेक्ट होना चाहिए रिजल्ट, लेकिन इफेक्ट नहीं हो रहा है. कब नहीं होगा, जब वो कोएफिशिएंट 0 हो. तो x square का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, y square का कोएफिशिएंट है A22, दैट शुड आल्सो बी 0, एंड A33 जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट शुड बी 0. ठीक है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों 0 बन गए. आगे बढ़ें, एक्स वाई वाला टर्म यहाँ क्रिएट हुआ है, यहाँ क्रिएट हुआ है, वो कोएफिशिएंट हमें 0 चाहिए, मतलब A21 प्लस A12 हमें 0 चाहिए. सो A12 इज माइनस ऑफ दिस. उसी तरह से अगर आप वाई जेड एंड जेड एक्स का कोएफिशिएंट ले तो आपको पता चल जाएगा दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस बन गया. परफेक्ट. अब हमें इस पे भी जाना है, तो उसके लिए ए मैट्रिक्स एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए. सो टू सॉल्व द एलिमेंट्स, क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है. तो अब हम एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लेते हैं एंड मल्टीप्लाई करते हैं. सो लेट अस कंसीडर 0 a b माइनस a माइनस b 0 0 c माइनस c. ठीक, 1 1 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेटेड विथ दिस, तो दिस इंटू दिस a प्लस b जो कि है 1. अब दिस विथ दिस हमें 4 चाहिए ना, सो माइनस a प्लस c इज 4, देन माइनस 5 दिस विथ दिस, माइनस b माइनस c इज माइनस 5. अब देखो 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? तो इसके लिए c को एलिमिनेट कर देते हैं, इन दोनों को हमने किया ऐड, सो माइनस a माइनस b इज माइनस 1, तो a प्लस b इज 1,
इसका मतलब इसके पास इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन है, सब कुछ मर्ज होके ये क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1, हमें यहाँ से तो यही पता चल पाया है, ठीक। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं with 1 to 1 we get this, ठीक। so this with this that means 2a plus b is 0, इनफ है ना, दो अननोन दो इक्वेशन। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो a is -1, a is -1 यहाँ पुट कर देते हैं, b वैल्यू इज 2 और a एंड b की वैल्यू किसी में भी एक में पुट कर दे, c को फाइंड कर लें, c इज 4 प्लस a तो c इज 3, सब कुछ हमें मिल चुका है, ठीक। अब जैसे ही हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, आगे का काम कितना सिंपल सा रह गया। देखें, हमें डेट वैल्यू ऑफ द एडजॉइंट चाहिए एंड वी नो दैट इज एडजॉइंट का डेट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स पावर n माइनस 1। सो ये हुआ, स्केलर है k इंटू ए मैट्रिक्स का डेट वैल्यू k पावर n, तो 2 क्यूब, सो इट इज 2 पावर 6, डेट वैल्यू ऑफ a प्लस i का, ठीक। अब a हमारे पास है, वैल्यू जी पुट करना है, दिस इज -1 2 एंड c है हमारे लिए 3, ठीक। तो ये आ गया टू बी 1 -2 एंड -3 और प्लस आई अगर हम करते हैं तो डायगोनल प्लेसेस पे 1 1 एंड 1 आ गया। इसका डेट वैल्यू लेंगे और स्क्वायर करेंगे, तो 1 1 प्लस 9 10 प्लस 1 1 प्लस 6, सो इट इज 7, ठीक। एंड देन 2 -3 प्लस 2 -1, क्या आ गया बेटा, 10 प्लस 7 -2, इट इज 15, ठीक। तो 15 का स्क्वायर 2 पावर 6, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ओवर। तो अल्फ़ा का वैल्यू है हमारे लिए 6, बीटा का वैल्यू है 2, गामा का वैल्यू है 2, क्वेश्चन कह रहा है स्क्वायर 4 प्लस 4, सो दिस इज 44, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन बेस्ट। अल्फा इज लेस देन इक्वल टू बीटा, दोनों का सम 8 है, सेक्स स्क्वायर है, tan इनवर्स है, तो इमीडिएटली इसको हम tan में कन्वर्ट करेंगे, तो सेक्स स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan ऑफ tan इनवर्स दैट विल बिकम अल्फा, तो अल्फा का स्क्वायर। उसी तरह से इसे हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट इनवर्स ऑफ बीटा, तो 1 प्लस दिस इज 36, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 34। एंड एक इन्फॉर्मेशन ये है बच्चा, दो अननोन दो इक्वेशन, हमें वैल्यू जी तो चाहिए, तो हम यहाँ से हम ले लेते हैं बीटा इज 8 माइनस, यहाँ पे पुट कर देते हैं, सो अल्फा स्क्वायर 64 अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा इज इक्वल टू 34, ठीक। सो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा प्लस 30, 2 से डिवाइड कर दिया, तो अल्फा के दो वैल्यूज हैं 3 एंड 5। अब एक चीज़, इसमें अल्फा एंड बीटा को अगर हम इंटरचेंज कर देते कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये जो दो वैल्यूज हमें अल्फा के मिले, एक्चुअली उसमें से एक अल्फा है तो दूसरा बीटा है, आपको इस ऑर्डर में लेना है, तो क्लियर हो जाता है अल्फा इज 3 बीटा इज, ठीक। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं 9 प्लस 5 विच इज 14, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि 3 क्वेश्चंस थोड़े से हो सकता है बहुतों को डिफरेंट सा लगे, लेकिन बाकी सब तो किए हुए टाइप ही हैं, किया जा सकता था बहुत ईजिली, ठीक है। सो क्लोजिंग इट बेटा।